दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम मेल पर। ये टेंस का सीरीज चल रहा है, इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर है, जाकर के ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान मैंने पहले से लिख रखी है। ता, था, ती, थी, ते, थे या ई और ए आते हैं, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस टेंस में अगर हम ध्यान दें तो जो टेंस की पहचान होती है वो दो चीज़ों से होती है, टाइम और एक्शन से। आपको टाइम और एक्शन पता हो तो आप टेंस निकाल सकते हैं। और इंडेफिनिट के बारे में मैंने बताया था कि अगर वो जो भी सेंटेंस लिखा गया है, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो आपका इंडेफिनिट हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि समय आपका पास्ट रहेगा और जो एक्शन है वो आपका इंडेफिनिट रहेगा। इसको ज़रा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि पहचान आपको अच्छे से याद रहे। जैसे लिखा रहे, राम ने फूल तोड़ा। मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम ने फूल तोड़ा। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस बता रहा है पास्ट में हुई किसी घटना को। एक्चुअल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट में हुई घटनाओं की बात करता है। तो जैसे राम ने फूल तोड़ा, बच्चे स्कूल गए, या कहा जाए कि चिड़िया आकाश में उड़ी, या हमने एरोप्लेन देखा, ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सब के सब होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हम नहीं कह सकते कि जितनी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई हैं केवल यही पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। हर वो घटना जो पास्ट में हुई है जिसकी हम चर्चा करते हैं वो आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब इस चीज़ को ट्रांसलेशन के हिसाब से बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। टेंस को स्टार्टिंग में पढ़ाते समय मैंने ये चीज़ बताई थी कि 4 टाइप के आपके सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इन्हीं चारों सेंटेंस को हम बार बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हर एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखा रहे और आप उसको हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाइए और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए और आपके पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अभी भी मैंने लिखा था उसी को देख लेते हैं। तो जैसे लिखा रहे कि राम ने फूल तोड़ा। राम ने फूल तोड़ा। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अफर्मेटिव है। इसकी पहचान मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर के सीख सकते हैं। फिलहाल इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है राम। उसके बाद जो वर्ब है वो है तोड़ना। वर्ब मतलब कौन सा काम हो रहा है उसमें, तो तोड़ने का काम हो रहा है। और क्या तोड़ा जा रहा है, यानी जो वर्ब है उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, तो वो है फूल। फूल पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस चीज़ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राम। उसके बाद आपको चाहिए वर्ब, और वो भी सेकेंड फॉर्म की। तो वर्ब जो है वो होता है प्लक। प्लक मतलब तोड़ना, और इसकी सेकेंड फॉर्म में ईडी जोड़ते हैं, प्लग्ड। राम प्लग्ड फूल, फ्लावर्स। राम ने फूल तोड़ा, राम प्लग्ड फ्लावर्स। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कहा जाए बच्चों ने क्रिकेट खेला। तो यहाँ भी वही चीज़ है, अगर आप टेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये घटना पास्ट की है। और मैंने जैसा कि बताया था कि आपका जो एक्शन है वो 4 तरह का होता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगर कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात की जाए तो ऐसा कोई इसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका इंडेफिनिट है। और समय आपका पास्ट है तो टेंस निकलता है पास्ट इंडेफिनिट। और सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट है बच्चे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। इसके बाद हमें लगाना है वर्ब। वर्ब है खेला। खेलने की इंग्लिश क्या होती है,
प्ले होता है, ईडी लगाएंगे, प्लेड। क्रिकेट, तो आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। एक ही और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए राधा बाजार गई, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यानी राधा, इसके बाद वर्ब। तो यहाँ जो वर्ब वेंट लिखा है ये गो की सेकेंड फॉर्म है, और जहाँ हम जाते हैं उसके पहले टू लगाते हैं, टू, और यहाँ लिखेंगे मार्केट। तो अगर इस तरह से आप ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आराम से बिना किसी दिक्कत के आप चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इजी वे में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ये बहुत बेसिक हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रांसलेशन हैं, लेकिन अगर आपका ये बेसिक क्लियर होता है तभी आप बड़े ट्रांसलेशन बना पाएंगे। आई होप कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अभी चर्चा करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद आप डिड लगाते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल लिखा हुआ है वो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर है। आप पहले इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। यानी यहाँ जो डिड लगा हुआ है यह स्थान है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक। तो जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब बदलते रहते हैं हमारा टेंस बदलता रहता है। तो आप याद रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है डिड, और ये जो मेन वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि जब इसी का हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो वहाँ दिखाई दे रहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो दो ही टेंस आपके ऐसे हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में, दोनों के अफर्मेटिव में। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव में एक स्पष्ट हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलता है और जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म की आती है। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम सीखते हैं ट्रांसलेशन को। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहे उसने अपनी कार नहीं बेची। तो अगर टेंस की बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। बेची, खाई, दौड़ी, गई, ऐसे पहचान मिलते हैं। और अगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट है उसने, क्योंकि यही काम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है? बेचने का, तो ये वर्ब है। उसके बाद इस नहीं की इंग्लिश नॉट होगी, और ये आपका जो अपनी कार लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल इजी वे में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले आ जाएगा ही, ठीक। आप सी भी लगा सकते हैं, ही या सी में से कोई लगा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद बारी है हेल्पिंग वर्ब लिखने की, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपको ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप डिड का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो ही के बाद डिड, डिड के बाद क्या लगाना है? नॉट। बस ये रूल फॉलो करते रहिए। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर आप थोड़ा सा रूल से बाहर जाएंगे तो समझिए कि गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की स्थिति में आ जाएगी। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लगा दिए, डिड था डिड लगा दिए, नॉट लगा दिए। अभी क्या बारी है? मेन वर्ब की। मेन वर्ब का मतलब क्या है? बेचना। कौन सा काम हो रहा है? बेचने का। तो बेचने की इंग्लिश आप जानते हैं सेल होता है। और यहीं बच्चे गड़बड़ करते हैं कि यहीं पर जाकर के वो सेकंड फॉर्म लगाने स्टार्ट कर देते हैं। जबकि ध्यान देना है कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कब आएगी? जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? अपनी कार। तो अपनी की इंग्लिश लिखेंगे हिज, और कार की इंग्लिश कार। बहुत आसान है, इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल जो है और समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए राजन ने अपनी घड़ी नहीं तोड़ी। राजन ने अपनी घड़ी नहीं तोड़ी, सेम टू सेम है। अगर इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले देख पा रहे हैं काम कौन कर रहा है? राजन। कौन सा काम कर रहा है? तोड़ने का। क्या तोड़ रहा है? अपनी घड़ी। यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर वही नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है? राजन। इसके बाद लगाएंगे डिड, बिल्कुल रूल के हिसाब से। सब्जेक्ट लगाया, डिड लगाया, नोट लगाइए, नोट लगाएंगे। मेन वर्ब, कौन सा काम हो रहा है? तोड़ने का। तो यहाँ जो तोड़ने की इंग्लिश है वो हो जाएगा ब्रिक।
देखिए तोड़ने की दो इंग्लिश होती है, एक प्लग होता है, एक ब्रिक होता है। तो जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं, कठोर हैं, उनको तोड़ने के लिए ब्रिक। जैसे मान लीजिए टेबल है, मेज है, कुर्सी है, मोबाइल है, किसी का सर है, अगर उसको भी आप फोड़ेंगे तो उस केस में क्या लगाएंगे? ब्रिक। लेकिन कोई कोमल चीज़ है, फूल है, पत्ता है, दिल नहीं है ना, तो उस केस में आप लगा सकते हैं प्लग। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राजन डिड नॉट ब्रिक, और क्या तोड़ा? अपनी घड़ी। यहाँ पे लिखेंगे हिज, और घड़ी की इंग्लिश लिखेंगे वॉच। यहाँ क्लॉक नहीं लगाएंगे, ठीक ना। क्लॉक का मतलब होता है दीवार वाली घड़ी, यहाँ वॉच की बात हो रही है। तो यहाँ तक आपको जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आई होप कि उनसे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अभी आगे बढ़ते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो नियम है, ये नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सीधे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला रूल कब लगाना है ये भी आपको पता ही होगा। याददाश्त तो बहुत तेज़ होगी आप लोगों की, और अगर आपकी याददाश्त तेज़ है तो आप अच्छे से जान पा रहे हैं। पहला रूल तभी लगता है जब कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, और ये रूल कब लगता है? जब कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। अब क्वेश्चन वर्ड का रोल कुछ ऐसा है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन कहता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये क्वेश्चन वर्ड जहाँ रहेगा इसको उठा के सबसे पहले लाना पड़ेगा, लाइन में सबसे आगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, वो आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा रहा कि क्या तुमने उसे देखा। क्वेश्चन है कि क्या तुमने उसे देखा। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आया है, और क्या जो है एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो हम अधिकतर गलती क्या करते हैं कि इसी की अंग्रेजी से इसको बनाना शुरू करते हैं, बस वहीं दिक्कत आ जाती है। और अगर यहाँ पे ध्यान दें तो सेंटेंस का रूल कह रहा है कि डिड लगाना है पहले, मतलब कोई भी टेंस आप बना पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लगाना होगा हेल्पिंग, जब वो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, शुरू में आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें लगाना होगा यहाँ पे डिड। उसके बाद रूल में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है तुमने। उसके बाद वर्ब चाहिए तो वर्ब है देखा, और किसे देखा? उसे देखा, तो ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे डिड, और डिड के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुमने, डिड यू। और उसके बाद लगाना है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना, देखने की इंग्लिश क्या होती है? सी होता है। और उसे, या यहाँ पे हिम लगा सकते हैं या यहाँ पे हर लगा सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा भक्ति पे डिपेंड करता है कि आप उसे देखते हैं या उसे देखते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है ऐसे लिखा है, राधा ने तुम्हें क्या पढ़ाया। राधा ने तुम्हें क्या पढ़ाया। अब आप देख पा रहे हैं दूसरे वाले सेंटेंस में ये जो क्या वर्ड लिखा है ये क्वेश्चन वर्ड है, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जो दोनों की पोजीशन है, दोनों की जो स्थिति है वो अलग अलग है। यहाँ ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में है इसलिए पहला रूल लगाएंगे, और यहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड देख पा रहे हैं कि जो बीच में है। तो उस हिसाब से आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर अगर ये बीच में आता है तो इसको सबसे पहले समझिए कि अमिताभ बच्चन है, ये जहाँ रहेगा बीच में भी अगर रहेगा तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो ये सबसे पहले आएगा। ये जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है, ठीक। तो अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड है क्या, आप पहले लिखिए व्हाट। कुछ एक्स्ट्रा रूल नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। जो चीज़ कम है उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, घिस जाता है, ठीक। इसलिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है? व्हाट, क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? डिड, डिड लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, कौन काम कर रहा है? राधा, राधा लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच, टीच होता है। और टीच लिखने के बाद आपको क्या लगाना है? तुम्हें, यू। बस हो गया खेला ख़त्म, ठीक। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है।
इसी के साथ इंटेरोगेटिव निगेटिव भी सीख लेते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, इंटेरोगेटिव निगेटिव। आप जानते हैं दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं, केवल नॉट का अंतर है, और वो नॉट कहाँ आएगा, मेन वर्ब के पहले। मतलब नॉट और जो मेन वर्ब है उन्हीं की पक्की दोस्ती है, ये जहाँ भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। यानी इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ लिखा है उसके ठीक पहले हम नॉट लगाएंगे, यहाँ भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके ठीक पहले नॉट लगाएंगे। अब मान लीजिए सेंटेंस होता कि क्या तुमने उसे नहीं देखा, यही मैं लिख देता हूँ, नहीं देखा, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाता और ये पहले रूल पे आता, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड इसमें भी शुरू में है। तो हमने डिड लगाया है, यू लगाया है, सी लगाया है, ये रहा दोस्त नॉट का, इसी के ठीक पहले हम लगा लेंगे नॉट और ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा इंटेरोगेटिव निगेटिव के रूल फर्स्ट पे। अब यहाँ भी देख पा रहे हैं कि राधा ने तुम्हें क्या पढ़ाया। यहाँ पे ये थोड़ा एडजस्ट नहीं होगा, एक अलग एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा रहा है राधा ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया। वैसे एडजस्ट होने को यहाँ भी एडजस्ट हो जाता, लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्यों नहीं दिया हुआ है, यानी ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड बीच में है। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा वाई, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे डिड, मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट राधा, उसके बाद यहाँ लगाएंगे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब टीच और यहाँ लास्ट में लिख देंगे यू। बस बिल्कुल आसानी से आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इसको भी बनाया जा सकता है, जैसे लिखा है राधा ने तुम्हें क्या नहीं पढ़ाया, ऐसे भी पूछ सकते हैं। बस वो सुविधा के लिए मैंने एक अलग ट्रांसलेशन लिखा था, लेकिन इसको भी ऐसे बना सकते हैं, क्या नहीं पढ़ाया। व्हाट डिड राधा, ये मेन वर्ब है, इसी के ठीक पहले नॉट, टीच यू। आई होप कि पास्ट इंडेफिनिट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दुविधा, दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, टेंशन, कष्ट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। अभी हम सीखेंगे इसके अगले टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट को।